जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक्साइज एसआई का एग्ज़ाम हो चुका है, मेंस का, उसका पेपर हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जिनका भी आपका 7 सितंबर को ईएसआई का एग्ज़ाम है, बस इतना करना है कि जो भी आपको पीडीएफ दिया गया है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे आपका हिस्ट्री का हो। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका मध्यकालीन भारत है उसमें सिर्फ आपको घटना चक्र का एनालिसिस दिया गया है, उसी से क्वेश्चंस रहता है इसमें भी। तो सिर्फ मध्यकालीन भारत से क्वेश्चंस कम आते हैं, तो सिर्फ आप घटना चक्र वाला जो एनालिसिस वीडियो है वो आप देख के जाओगे मध्यकालीन भारत में। एक बार मैं फिर से आपके सामने एक चीज आपको बता देता हूं कि जो भी पीडीएफ आपको दिए गए हैं 160 प्लस जो टॉपिक है वहीं से क्वेश्चंस रहेगा। चाहे आपका एफआरओ का एग्जाम हुआ है, हमने प्रॉपर एनालिसिस कर दिया, आप इजीली 85 प्लस आप स्कोर करके आओगे। अभी आपका क्या हो रहा है, अभी आपका इन्फोर्समेंट एसआई का है, अगेन आप इजीली 85 प्लस स्कोर करके आओगे। अब बहुत लोग कमेंट करेंगे कि सर बोलना बहुत इजी होता है, ठीक है, तो स्कोर कार्ड आने दो, वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं कि हम उनमें से हमको मत गिनना, ठीक है, कि सिर्फ बोलने वाले, जो चीज़ हमने कर रखा है वही चीज़ हम आपके सामने लेके आते हैं, ठीक है। तो सिर्फ बोलना नहीं है बाहर से बैठ के कि ये कर लो, कर लिए हैं, दिखाएंगे और आपको ऐसे करना है ये भी हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो भी नोट्स इस प्रकार का होना चाहिए जो एग्जाम के लिए जरूरत है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि इतना मोटा किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा आपको प्रिपेयर कर दिया कि जैसे पॉलिटी का हो गया, ठीक है, घटना चक्र, मॉडर्न हिस्ट्री में घटना चक्र का भी एनालिसिस आपको देखना है, मैंने बताया था, सब चीज हमने बताया, सब्जेक्ट वाइज आपको पीडीएफ दिया गया। एक चीज और, जो करंट अफेयर्स है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इन्फोर्समेंट एसआई का, तो मंथ वाला आप अलग करवा लेना, ठीक है, ये प्रिंट करवा लेना। अब इसमें जुलाई भी अपडेट कर देंगे हम कुछ दिन में। और जो आपको टॉपिक वाइज, क्योंकि टॉपिक वाइज से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते, गलत नहीं होगा, सब आपको ट्रिक से याद करवाया गया है। तो ऐप पे जाओगे उसको भी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। जैसे ऑपरेशन ट्रिक से करवा दिया है, मिलिट्री एक्सरसाइज हमने ट्रिक से करवा दिया, अवार्ड करवा दिया है, एक वीडियो हम लोग अवार्ड पे और करेंगे, और टॉपिक वाइज हमने ट्रिक से आपको सब चीज याद करवा दी। इतना कर लेना, इसी को मल्टीपल टाइम आपको रिविजन करना। अंत समय में क्या करना है, 160 प्लस टॉपिक जो दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज किसमें क्या पढ़ना, ये हम चीज पहले भी बता चुके, बस उतना करके चले जाना, ठीक है। जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, जिनको फाइनल सिलेक्शन चाहिए लिंक आपका नीचे है, और स्टेटस पे जो क्वेश्चंस लगता है उसको भी आप फॉलो करना शुरू कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक चीज और देखिए, जो भी पेपर अब आपका आ रहा है, मैं फिर से बोलता हूं, जो भी मैं यहां बोलूंगा वो रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ कि एग्जैक्टली एग्जाम में क्या हो रहा है, ठीक है, बाहर से बैठ के सिर्फ ज्ञान नहीं देना है। अब देखो, एग्जाम में अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मान लो कोई एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसके 3 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ लिया जा रहा है इन तीनों में से कौन सा सही है, ए बी सही है, बी सी सही है, या सिर्फ ए सही है, या सिर्फ सी गलत है। तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए, जितना पढ़ाया गया उसी में से रहेगा, बट इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आए तो घबराना नहीं, बस अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ना है और उसको आपको करना है, इजीली आप कर पाओगे, सब नोट से आपके रहेंगे, ठीक है। तो कूट दिए रहते हैं, तो इसके लिए आपको समझ के रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर ना आए तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कोशिश हमने किया है कि क्वेश्चंस आपको बना के दिया जाए, बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जितने भी क्वेश्चंस थे सब आपके 160 प्लस टॉपिक वाले से थे। और मैथ्स एंड रीजनिंग बार बार मैं कह रहा हूं, ठीक है। देखो, प्री में इतना क्वेश्चंस आपका आ गया था, अराउंड 20 क्वेश्चन एफआरओ में, ठीक है, इसमें तो खैर 25 से 26 क्वेश्चंस अराउंड थे। तो मैथ्स एंड रीजनिंग जितना आपको करवा दिया गया है उसको आप लिखिए, एक क्वेश्चन को 5 बार कीजिए, 6 बार कीजिए, ठीक है। और जो टॉपिक वाइज आपको पढ़ा दिया गया उसको मल्टीपल टाइम रिविजन करके नोट्स बना लीजिए, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप देखना चाहते हो कि किस लेवल से क्वेश्चंस आ रहे, तो हमने बोला था सिर्फ आप जो एडवांस मैथ्स है उसमें सिर्फ आप फॉर्मूला पढ़ के जाना, फॉर्मूला का सीट भी हमने इतने अच्छे से प्रिपेयर करके आपको दे दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना दिया गया उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है और उसके आगे कुछ नहीं सोचना है, उसको ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नेशनल साइंस डे, अगेन इजी क्वेश्चन था, क्या कर रहे थे कि सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, देखिए कि नेशनल साइंस डे जो ये कब मनाया जाता है, तो ये है राष्ट्रीय जो आपका विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 28 फरवरी, ठीक है। अब देखिए, अगर 28 फरवरी का अगर हम लोग बात करते हैं तो आखिर क्या है, तो आपको समझ के रखना, आपको एक नाम आपने सुना होगा, सीवी रमन। तो 28 फरवरी आपको याद रखना है उनके ही याद में, क्योंकि 28 फरवरी 1928 का ये बात है। तो 1928 में क्या हुआ था कि सीवी रमन ने क्या किया था, आपका रमन इफेक्ट का डिस्कवर किया था।
तो आपको याद रखना है कि आखिर हम क्यों मनाते हैं। तो ये आपका जो सीवी रमन थे, ठीक है, ये फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था आपका 1928 में ही, ठीक है, आपका क्या किया था, आपका रमन इफेक्ट का क्या किया था, उन्होंने डिस्कवरी किया था। उसी कारण क्या होता है, हमारा 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है 1928 ये रमन इफेक्ट के कारण ही 1930 में क्या होता है, इनको फिजिक्स में आपको नोबेल अवार्ड मिलता है। तो पूछा जाए कि फिजिक्स में इनको नोबेल अवार्ड कब मिला, तो 1930 में मिला, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि साथ ही साथ इनको भारत रत्न भी दिया गया था, जो कि आपका 1954 में दिया गया था। आपको ये चीज याद रखना है। देखिए एक चीज आपको समझ के रखना है, ये है आपका साइंस डे, नेशनल साइंस डे। साथ ही साथ अभी आपका एफआरओ का एक एग्जाम जो हुआ था, उसमें कुछ कनेक्ट करके इस तरीके से पूछा गया कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो मनाते हैं हम लोग, वो मनाते हैं हम लोग 11 मई को हम लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम लोग, 11 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग मनाते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि क्यों हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, क्योंकि 11 मई 1998 का आपको समय याद रखना है। इस समय क्या हुआ था, तो पोखरण 2 जो टेस्ट था, ये न्यूक्लियर टेस्ट था। पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, तो आपको पता है 1974 में, 18 मई 1974 में हुआ था पहला पोखरण टेस्ट। तो जो पहला पोखरण टेस्ट था उसका जो आपका कोड नेम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा। ये कब हुआ था, 1974 में हुआ था। कब हुआ था, 1974, 18 मई 1974 को हुआ था। आपको दूसरा जो आपका पोखरण टेस्ट हुआ 11 मई 1998 को हुआ। इसीलिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 11 मई 1998 को हम लोग मनाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था कि जो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण सेकेंड, उसका कोड नेम क्या था, तो उसका जो कोड नेम था वो था आपका शक्ति। आपको याद रखना है। और पहला जो 1974 में जो हुआ था उसका नाम क्या था, तो वो था स्माइलिंग बुद्धा। तो पहला हुआ 1974 में, दूसरा हुआ 1998 में। 11 मई 1998 को हुआ, इसीलिए हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो मनाते हैं वो आपका 11 मई को हम लोग मनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद रखना है, ऐसे हमने सब चीज करवा दिया है। जैसे कि आपका वर्ल्ड वाटर डे, अंतरराष्ट्रीय जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं। और इस बार का थीम क्या है, 2025 में अगर ये वीडियो देख रहे हो, और अगर आगे देखोगे तो आप कमेंट करोगे जिस साल में आप देख रहे हो। तो 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं नेशनल आपका अंतरराष्ट्रीय जल दिवस या वर्ल्ड वाटर डे हम लोग मनाते हैं। और इस बार का जो थीम है वो है आपका प्रिजर्व ग्लेशियर। क्या है आपका, प्रिजर्व ग्लेशियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है क्या, आपको कि नेशनल, ठीक है, नेशनल तो हम हटा देते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आपका मतलब अंतरराष्ट्रीय जो आपका या इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट डे हम लोग कब मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय इन्वायरमेंट डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 5 जून को हम लोग मनाते हैं, 5 जून को। और इस बार का थीम क्या था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। और इस बार को जो थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग अर्थ डे कब मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को। और इस बार का थीम क्या था, पावर टू प्लेनेट, ठीक है, पावर टू प्लेनेट, ठीक है, पावर एंड प्लेनेट, पावर एंड प्लेनेट, पावर टू प्लेनेट। तो पावर एंड प्लेनेट जो था इस बार का आपका थीम था, आपको अच्छे से याद रखना है। और अंतरराष्ट्रीय आपका जो आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है, इसका जो थीम था आपका वो क्या था, आपका बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे, अंतरराष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं। इस बार का थीम क्या था, तो प्रिजर्व ग्लेशियर। देखो ये जो थीम होता है ना, इंग्लिश में ही याद रखिएगा, ठीक है। और जो आपका अंतरराष्ट्रीय जो पृथ्वी दिवस होता है, पावर एंड प्लेनेट जो था इस बार का आपका थीम था, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कुछ 1-2 और है जो बहुत बार पूछा गया है। ऐसे अगस्त का महीना चल रहा है, तो 29 अगस्त आप पक्का याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं आपका 29 अगस्त को। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, तो आपका ध्यानचंद के थे, ध्यानचंद जिनको हम लोग हॉकी के जादूगर भी कहते हैं, उनके ही याद में हम लोग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। एक याद रखिएगा 22
22 मई क्या है, तो जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, अंतरराष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डे, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मई को हम लोग मनाते हैं, ये चीज याद रखेगा। और साथ में याद रखेगा 2 फरवरी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस, या आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस, या इसी को कहा जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2025 का थीम क्या है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर आपको याद रखना है। और टोटल अभी आपका रामसर साइट कितना हो गया, आप जल्दी से कमेंट करोगे, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करवाया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है बेसिक, ठीक है, आपको डेट वाला आपको अच्छे से पढ़ के रखना है, ठीक है, ये कुछ हमने बात किया, ये बहुत ही डेट वाला मैंने आपको करवा दिया है, डेट एंड थीम वाला, तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अब एक चीज़ और देखा गया है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिहार का पोर्शन इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो बहुत अच्छे मात्रा में आता था, जो कि नहीं दिख रहा है, ना FRO में दिखा, ना इसमें दिखा, ना आपका स्टेनो SI में दिखा। हम हर चीज़ को एकदम गौर में रख के आपके सामने हम आते हैं, ठीक है। तो बिहार वाला जो पोर्शन है, बिहार वाला जो आपको PDF दिया जाएगा, उसमें जो जो इंक्लूड किया जाएगा उसको आप पढ़ते हुए चलिएगा। मंदार पर्वत का बात किया गया कि जो मंदार पर्वत है वो आपका कहाँ है, और देखिए मंदार पर्वत, ये जो बांका जिला है यहाँ मंदार पर्वत है। और अभी आपका एक तो आपने मंदार पर्वत देखा कि जो मंदार पर्वत है, ठीक है, ये कहाँ है, तो ये आपका बांका में है। और अभी आपका जो FRO का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया था कि जो बदुआ डैम है, क्या मैंने बोला, बदुआ डैम, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखोगे जो ये PYQ से, अभी मैं आपके सामने बोलूंगा कि जब भी मैं पढ़ाता था तो एक चीज हमेशा बोलता था, जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान जरूर रखना। अभी देखो कितने क्वेश्चंस जो PYQ के ही है, तो एक है बदुआ डैम, तो ये भी कहाँ है, तो ये भी आपका बांका में है, ठीक है। 2-3 चीज जरूर याद रखिएगा, जैसे कि सोमेश्वर श्रेणी आपने सुना होगा, तो जो सोमेश्वर श्रेणी है जो कि आपका जो शिवालिक श्रेणी है उसका ही आपका भाग है, ठीक है। तो जो सोमेश्वर श्रेणी है बेसिकली ये किस डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखेगा, तो ये वेस्टर्न चंपारण में आपको दिखेगा। कहाँ, वेस्टर्न चंपारण में आपको क्या दिखेगा, सोमेश्वर श्रेणी या सोमेश्वर रेंज, ये पर्वत श्रेणी है जिसका सबसे ऊंचा चोटी जो है सोमेश्वर फोर्ट है, सोमेश्वर फोर्ट। या आपको पूछे कि बिहार का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो सोमेश्वर फोर्ट है, जो कि सोमेश्वर श्रेणी में आती है, और ये कहाँ है, आपका पश्चिमी चंपारण में। इसी प्रकार से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो आपने रोहतास आपने सुना होगा, रोहतास और कैमूर, तो जो रोहतास और कैमूर में जो आप पर्वत देखते हो, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वो किस श्रेणी का भाग है, तो रोहतास और जो कैमूर में आप देखते हो वो बेसिकली विंध्या श्रेणी का भाग है, आपको अच्छे से याद रखना है। उसी प्रकार से आप गया में याद रखिएगा, डोगेश्वर हो गया, ठीक है, या ब्रह्मयोनी हिल हो गया, तो डोगेश्वर और ब्रह्मयोनी हिल कहाँ है, तो वो आपका गया में है, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पूछा था कि मंदार पर्वत आपका कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ है, तो ये आपका बांका जिला में है, ये चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी बिहार वाले में जितना भी जो भी मैं आपको बताऊंगा PDF में, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जब आया था तो हो सकता है कि बहुत कम लोग किए होंगे, लेकिन हमने आपको साइंस इस लेवल तक करवाया है, इतनी सुंदरता से करवाया है कि आप बहुत ही इजी से कर पाओगे। बिना देखे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू इज फाउंड इन विच ऑफ द प्लांट। इसमें 2-2, 3-3 ऑप्शन करके दिया हुआ था, पर मैंने आपको ईजी बना दिया है समझने के लिए, ठीक है। उसमें दिया हुआ था कि ब्रोयोफाइटा में मिलता है, या इस तरीके से दिया था, ब्रोयोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इस तरीके से दिया हुआ था। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो वेस्कुलर टिश्यू होता है, वेस्कुलर टिश्यू या आपका संवाहक ऊतक जो होता है, जैसे कि आपका हो गया फोएलम, जैसे हो गया आपका जाइलम, तो ये सब क्या है, ये है आपका वेस्कुलर टिश्यू, संवाहक ऊतक है। तो ये कहाँ मिलता है, तो हमने जब आपको पढ़ाया था एक चीज आपको हमने समझाया था, एक होता है आपका क्रिप्टोगेमस, मतलब पादप जगत को जब मैं आपको डिवाइड करके मैंने आपको बताया था प्लांट किंगडम को, तो एक होता है क्रिप्टोगेमस और एक होता है आपका फेंड्रोगेमस, ठीक है। तो क्रिप्टोगेमस में मैंने 3 चीज आपको बताया था, क्या क्या, थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो थैलोफाइटा है एंड ब्रोयोफाइटा है, इसमें संवाहक मंडल ऊतक नहीं होते हैं, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। पर जो टेरिडोफाइटा था इसमें होता है। और जो आपका फेंड्रोगेमस है, ये तो क्या है, डेवलप्ड प्लांट है, ठीक है, पूरी तरीके से विकसित प्लांट है। तो इसमें मैं अगर
इसमें भी 2 फेंडोगोमस मैंने आपको बताया था, ठीक है, अच्छे से जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म बताया था। तो जिम्नोस्पर्म बोले चाहे एंजियोस्पर्म बोले तो उसमें तो रहेगा ही रहेगा, और आपका क्रिप्टोगेमस बेला में टेरिडोफाइटा में रहेगा ही रहेगा। बहुत अच्छे से, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा टेरिडोफाइटा, और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, आपका संवाहक मंडल मिलता है। आपको ये भी याद रखना है, फोइलम जो है आपको पूरी तरीके से फूड जो होता है, जो पत्ता फूड बनाता है, उसके पूरे आपका प्लांट में कौन लेके जाता है, कौन सा उत्तक, तो फोइलम, ठीक है, फोइलम लेके जाता है। और वही मैंने आपको बताया था जो जाइलम है वो आपका जड़ से क्या होता है, आपका पानी उठाता है और पूरे आपका प्लांट में वो लेके जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कोलेनकाइमा के बारे में, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि यही पढ़ना है आपको। कोलेनकाइमा के बारे में मैंने बताया था कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जो लचीलापन होता है, वो किस उत्तर के कारण होता है, तो कोलेनकाइमा के कारण आपका होता है। ये मैंने कठोर सरफेस जो देखते हो, कठोर आप देखते हो कि बाहरी परत जो होता है आपका पेड़ का वो कठोर होता है, या कोई जैसे कि कटहल हो गया उसका बाहरी परत क्या है, कठोर है, ये किस उत्तक के कारण होता है, तो ये स्क्लेरेनकाइमा के कारण होता है। तो ये सब चीज़ हमने आपको समझाया था, यही सब क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, बस दिमाग में आप लेते हुए चलिएगा। उसके बाद है आपका कि मोना अग्रवाल, ठीक है, ये पैरा एथलीट थी, ठीक है, तो ये पूछा जाना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी आपको ज़्यादा चांसेस है कि दिव्या देशमुख के बारे में आपको पूछा जाएगा कि दिव्या देशमुख किस खेल से बिलोंग करती है, तो चेस से खेलती है। कुनेरव हेम्पी चेस से बिलोंग करती है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम में जितने लोग होते हैं उनके बारे में आपको पता करके रखना है। तो उसी प्रकार से था कि मोना अग्रवाल क्या है, तो एक पैरा एथलीट क्या है, एक शूटर है, आपको याद रखना है। जैसे कि मनु भाकर हो गए, वो भी क्या है, एक शूटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। बालाकोट स्ट्राइक जो हुआ था, आपने देखा होगा कि अभिनंदन वर्धमान जो था उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, परमवीर चक्र दिया गया था, वीर चक्र दिया गया था, अशोक चक्र दिया गया था, शौर्य चक्र। तो इनको आपको वीर चक्र दिया गया था, और जब ये दिया गया था वो काफी न्यूज में रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, ये एफआरओ में भी पहले से पहले साल आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि परोपकारिणी सभा। अब हमने आपको क्या कहा था, अब याद करो कि संस्था और संस्थापक से पढ़ के जाना, पीडीएफ उठाना, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत लोगों का भी ट्रस्ट इसलिए नहीं, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट है वो भी अभी भी समझ रहे कि सर इतना आपने पढ़ा दिया, इतने से इतना क्वेश्चन कैसे आ गया। तो ऐसे ही नहीं है, ये इतने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि उतने से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आ जा रहे हैं, वो आपको संजोया गया है, ठीक है, एक एक चीज जो आपको दिया जाता है। अब ये देखिए डायरेक्टली क्वेश्चंस है परोपकारिणी सभा। देखो परोपकारिणी सभा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जयपुर में फॉर्म हुआ था। कहाँ, जयपुर में। कब हुआ था याद रखिएगा, ये भी पूछा जाएगा। 1883 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, ये उनके द्वारा हुआ था जिनको मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको बोला जाता है, तो भारत का आपका जो मार्टिन लूथर किंग जो बोला जाता है, ये बोला जाता है दयानंद सरस्वती को। किसको कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। और इन्होंने ही 1883 में आपका जयपुर में परोपकारिणी सभा का फॉर्मेशन किया था। साथ अभी कुछ और देखते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि आपका सत्यार्थ प्रकाश एक बुक है, ठीक है, जो कि हिंदी में लिखा गया था, अच्छे से याद रखना, सत्यार्थ, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। तो जो सत्यार्थ प्रकाश है ये बुक किनके द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना है ये आपके इनके ही द्वारा, जिनका नाम है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपने आर्य समाज का आपने देखा होगा, तो आर्य समाज का जो फॉर्मेशन किया गया था आपने सुना होगा 1875 में आर्य समाज का फॉर्मेशन हुआ था। और आर्य समाज का भी जो फॉर्मेशन किया गया था वो इनके द्वारा ही किया गया था। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन इनसे और बनते हैं, जैसे कि शुद्धि मूवमेंट, बार बार पूछा जाता है कि शुद्धि मूवमेंट जो था, शुद्धि, ठीक है, जो मूवमेंट चलाया गया था वो किनके द्वारा चलाया गया था, तो इनके ही द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था, जिनका बचपन का जो नाम था ये था आपका मूल शंकर। ये भी आपको याद रखना है, मूल शंकर, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि दयानंद जो सरस्वती जो थे, ठीक है, इन्होंने कहा था क्या कहा था, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया जो है भारत भारतीयों के लिए है। किसने कहा था, तो भारत भारतीयों के लिए किसने कहा था, वो दयानंद सरस्वती ने कहा था। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो
कैसा भी शासन हो पर स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता है। कैसा भी शासन हो पर स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे पहले स्वराज शब्द का यूज किसने किया था। तो एक पीडीएफ मैंने दिया था, अगर आपको याद हो, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी का, तो उसमें भी आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से ये सब करवाया हुआ है, बस वही पढ़ना है जो आपको बताया जाता है। उसके बाद है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपका एफआरओ में भी पूछा गया, इसमें भी पूछ लिया गया। पूछा गया कि किस ईयर को सहकारिता, ठीक है, वर्ष के रूप में घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा। यूएनओ के द्वारा, ऐसा नहीं कि यूएनओ जब घोषित करेगा तो एक ही चीज घोषित करेगा। जो 2025 है उसको आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी के रूप में भी घोषित किया है, जो कि एफआरओ है। तो 2025 जो है यूएनओ का, अगर हम लोग बात करें, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार पूछा गया था कि यूएनओ डे कब हम लोग मनाते हैं। ठीक है, यूएनओ डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो वो हम लोग मनाते हैं आपका 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। पहला पॉइंट। दूसरा याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, आपको अच्छे से याद रखना है। और 2025 का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इन्होंने क्वांटम, ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी का ईयर घोषित किया है, क्वांटम टेक्नोलॉजी ईयर का घोषित किया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कोऑपरेटिव सहकारिता, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव या अंतरराष्ट्रीय जो ये ईयर है कोऑपरेटिव या सहकारिता के रूप में 2025 घोषित किया है। 2026 जो इन्होंने किया है, अच्छे से याद रखिएगा, 2026 जो इन्होंने किया है, आपका जो फीमेल आपका फार्मर है, मतलब महिला किसान के रूप में 2026 को इन्होंने घोषित किया है। फीमेल फार्मर के ईयर के रूप में आपका 2026 घोषित किया है, आपका महिला फार्मर के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है कि विच ईयर वाज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव ईयर बाय यूएनओ, तो 2025 इसका आप सही आंसर मार सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक है आपका यहाँ आंसर ही टिक लग गया है कि विच एनिमल इज नॉट फाउंड। आपको पता है पशुपति का सील मतलब सिक्का मिला था कहाँ से, मोहनजोदारो से। तो पूछा गया उस पर कौन सा आपका नहीं था, कौन सा जानवर उस पर नहीं बना हुआ था। सबको पता है उस पर लायन जो था आपका नहीं बना हुआ था। मोहनजोदारो अच्छे से हमने पढ़ाया है, जैसे कि ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है, अन्न मतलब वृहत अन्न भंडार जो था वो कहाँ से मिला था, तो आपका मोहनजोदारो से था। ग्रेट बाथ करने मतलब नहा, वृत्त स्नानागार कहाँ से मिला था, वृत्त आपका जो अन्नागार था वो कहाँ से मिला था, तो ये दोनों जो था आपका मोहनजोदारो से ही मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, मदर टेराकोटा, ठीक है, मदर टेराकोटा कहाँ से मिला था, तो वो भी आपका मोहनजोदारो से ही मिला था। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको करवाया गया है, तो इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते, उसके बाद है विच इज़ द हाइएस्ट परमानेंट ऑफिसर। ये पहले भी रिपीट हो चुका है आपका, हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, ये सब PYQ है। ठीक है, कि जो आपका क्या पूछा है कि राज्य प्रशासन का सर्वोच्च स्थायी अधिकारी कौन होता है, विच इज़ द हाइएस्ट परमानेंट ऑफिसर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था जो सेंटर होता है उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ठीक है, क्या होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। और वही जो आपका राज्य में क्या होता है, ये आपका चीफ सेक्रेटरी होता है। ये चीज मैंने आपको बताया था। बट यही आपको पूछा जाए कि एग्जीक्यूटिव, देखो यहाँ प्रशासनिक है, विच इज द हाईएस्ट परमानेंट ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ऑफिसर है ये, ठीक है, ऑफिसर कभी भी गवर्नर के लिए यूज नहीं होता है, ना ही प्रेसिडेंट के लिए। यहाँ ऑफिसर लिखा हुआ है, ध्यान से, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, यही एग्जीक्यूटिव हेड बोलेगा, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है आपका वो कौन होता है, तो आपका एग्जीक्यूटिव नाम का हेड कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, तो गवर्नर होता है। पर रियल जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो कौन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि द फॉर्मेशन ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट प्रोवाइडेड। ये सब चीज बहुत अच्छे से आपको करवाया गया है। ठीक है, कि जो विधान परिषद है, ठीक है, उसको बनाना, और क्योंकि हमने एक चीज आपको समझाया था, जो विधान परिषद है, ठीक है, वो अनुच्छेद 169 के थ्रू क्या होता है, क्रिएट किया जाता है या समाप्त किया जाता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया था। तो हम लोग अगर स्टेट लेजिस्लेचर का बात करते हैं, राज्य विधानमंडल का, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, दैट मीन्स राज्य विधानमंडल। ये किस अनुच्छेद में है, तो 168 में राज्य विधानमंडल के बारे में बात किया गया है।
169 में क्या है, तो 169 में है कि जो आपका विधान परिषद है उसको क्रिएट करना, मतलब विधान परिषद को बनाना या समाप्त करना जो बताया गया है विधान परिषद के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जो बताया गया है वो 169 में बताया गया है। साथ ही साथ दो आर्टिकल आप यहाँ और याद रखोगे, एक है आपका 168 हो गया, 169 हो गया, ये है 170 और एक है आपका 171। तो 170 में है आपका विधानसभा, ठीक है, और 171 में है आपका विधान परिषद। इसके कंस्ट्रक्शन का बात किया गया है, ठीक है, संरचना का बात किया गया है। तो विधानसभा का जो संरचना है वो 170 में है और विधान परिषद का जो संरचना है वो 171 में है। और विधानसभा को विधान परिषद को बनाना या समाप्त करने के बारे में जो बताया गया है वो 169 में बताया गया है। और विधान मंडल दैट मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में जो बताया गया है वो 168 में बताया गया है। तो यहाँ पूछा है कि राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है ये जो है आपका 169 गठन बनाने का जो बात किया गया है वो 161 में किया गया है, बट इसका संरचना के बारे में बात किया जाएगा तो ये 171 में होगा। तो इसका आप समझ के रखिएगा कि पूछा क्या है आपको, ठीक है। गठन, उसके बाद है आपका दी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज मेंशन इन विद आर्टिकल। अनुच्छेद से एफआरओ में भी 4 क्वेश्चंस के अराउंड थे, यहाँ भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो हमने आपको करवाया है बहुत अच्छे से, ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं है अगर आपने पढ़ा है तो। हमने आपको करवाया था 338A और 338B। हमने बताया था कि जब एससी कमीशन का बात किया जाए तो वो किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो 338 में आपका एससी शेड्यूल कास्ट कमीशन के बारे में बताया गया है, अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। उसके बाद है आपका 338A, तो यह है एसटी कमीशन शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। और उसके बाद है 338B, इसमें ओबीसी कमीशन के बारे में बताया गया है, अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में बताया गया है। ये सब के द्वारा क्या हुआ है, उस कमीशन को, उस आयोग को एक संवैधानिक दर्जा का जगह उनको मिला है। तो ये चीज आपको जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ आप ये भी जरूर याद रखें जैसे कि यहाँ एससी का बात किया गया, एसटी का बात किया गया है, तो लोकसभा में इनके लिए जो रिजर्वेशन है किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा में जो इनके लिए आरक्षण दिया गया है, जैसे कि लोकसभा में आपको पता है एसटी के लिए 47 है और एसटी के लिए 47 है और एससी के लिए आपको 84 सीट जो होता है रिजर्व होता है। एससी के लिए कितना है 47 है और आपको एसटी के लिए कितना 84 है, ठीक है। और आपको पता होगा जो 104 जो संविधान संशोधन आया था 2020 वाला, उससे क्या किया है, इसका 10 साल और बढ़ा दिया गया है, मतलब 2030 तक ये आपका रहेगा 104 अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया है। 104 अमेंडमेंट के द्वारा क्या गया है, 10 साल एससी और एसटी का जो आरक्षण है वो एकदम परमानेंट कर दिया गया है 10 साल के लिए। और जो एंग्लो इंडियन का, 2 एंग्लो इंडियन का जो सीट रहता था लोकसभा में, उसको 104 अमेंडमेंट के द्वारा खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो एससी और एसटी, ये है आपका एससी, ये है आपका एसटी, इनके लिए जो रिजर्वेशन है, ठीक है, याद रखिएगा कौन से अनुच्छेद में है लोकसभा में, तो 330। वही आपको पूछा जाएगा कि विधानसभा, किसी भी राज्य का विधानसभा में एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है 332 में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद बहुत ही अच्छे से अलग से आपको करवा दिया गया है, पूरा अनुच्छेद एक साथ, वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ जो पूछा था अनुसूचित जाति पूछा है, तो अनुसूचित जाति के लिए पूछा है तो आपका 338 हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है आपको, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा कंप्लीट करना इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सिंपल है, आपको अरेंज करना है आपको, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा रहता है, तो यहाँ बोला है तो पंचायती राज सिस्टम याद रखिएगा। सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम का जो वास्तुकार किसको कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। और बलवंत राय मेहता कब आया था कमेटी, तो याद रखिएगा 1957 में क्या हुआ था, आपका बलवंत राय मेहता कमेटी आपका आया था, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद कौन सा कमेटी आया था, तो 1977 में अशोक मेहता कमेटी आया था। उसके बाद 1985 में आया था आपका जीवी के राव कमेटी आया था, जीवी के राव कमेटी आया था 1985 में। और उसके बाद जो आपका आया था 1986 में जो आया था
एल.एम. सिंघवी, सबसे क्वेश्चंस पूछे गए इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1986 में, और लास्ट में आपको याद रखना पीके थुंगन समिति जो कि 1989 में आया था, पीके थुंगन समिति आया था। तो ये है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, आपका अशोक मेहता कमेटी 1977, आपको उसके बाद जीवी के राव 1985, एल.एम. सिंघवी 1986 और पीके थुंगन 1989। याद रखिएगा न्याय पंचायत का जो बात किया था वो किसने किया था, आपका अशोक मेहता कमेटी ने किया था, और इसने कहा था कि दो लेवल पे आपका क्या होना चाहिए, पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। बट 3 लेवल पंचायती राज सिस्टम का जो बात किया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने किया था, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और संवैधानिक, सबसे पहले किसने बोला था कि इसको संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए, तो एल.एम. सिंघवी ने कमेटी में, जो कि 1986 में आया था। अब देखिए जो राज्य होता है, राज्य में क्या होता है, आपके गांव में मुखिया होगा, तो ग्राम लेवल पे जो होता है वो क्या होता है, हेड जो होता है जिसको हम लोग मुखिया बोलते हैं, और वो आता है आपका ग्राम पंचायत में। तो सबसे पहले होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, आपका ब्लॉक लेवल पे जो आप देखते हो, जो इलेक्शन से जो जीत के जाते हैं, पंचायत समिति का वोट जो आप लोग देखते हो, तो उसमें जो पंचायत समिति में जो बाद में हम लोग चुनते हैं, और उसमें से फिर उन लोग चुन लेते हैं प्रमुख, जिसको बोला जाता है। तो जो पंचायत समिति होता है ये होता है आपका ब्लॉक लेवल पे होता है, क्या होता है, ब्लॉक लेवल पे। और जिला परिषद जो होता है ये होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और जिला लेवल पे जिला परिषद। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं आपके पंचायती राज सिस्टम से। पंचायती राज सिस्टम हम लोग कब मनाते हैं, तो आपका पंचायती राज दिवस तो 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। बहुत क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए, बट अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। प्लीज पंचायती राज सिस्टम पढ़ लीजिएगा, बहुत चीज़ है जो कि पंचायती राज सिस्टम किस भाग में है, तो आपको याद रखना पंचायती राज सिस्टम जो है 9वां भाग में, अच्छे से आपको याद रखना, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 73 अमेंडमेंट आपका 1992 के द्वारा, जो कि इंप्लीमेंट हुआ था आपका 1993 में हुआ था, याद रखिएगा। इसके थ्रू क्या हुआ, तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है 9वां पार्ट है, ठीक है, ये भी जुड़ा। 9वां पार्ट में आपको पूछेगा संविधान जो उसको किस पार्ट में आपका पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया गया, तो आपको याद रखना है 9वां भाग में बताया गया है, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 73 अमेंडमेंट 1993 के द्वारा दिया गया। पूछा जाएगा इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 243 से लेके 243 तक है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो महिलाओं के लिए आरक्षण का जो बात किया गया कौन से अनुच्छेद में है, तो 243 के डी में है। आपको ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। और आपको पूछा जाएगा कौन सा अनुसूची जोड़ा गया, तो आपको याद रखना 11वां अनुसूची जो है 73 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें आपका 29 सब्जेक्ट पे है। कितने सब्जेक्ट पे ये कानून बना सकता है आपका पंचायती राज, तो 29 सब्जेक्ट पे ये बना सकता है, जो कि वो भी मैंने आपको याद करवाया। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका, ठीक है, कि मैच ऑफ द फ्लोइंग आया था, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया, आपको मैच करने आया था। जैसे गोइटर डिजीज जो होता है किस हार्मोन के मतलब डिसबैलेंस से हो जाता है, डायबिटीज जो होता है किस हार्मोन के डिसबैलेंस से हो जाता है, एडिसन डिजीज जो है किस हार्मोन के। देखो तो कुछ नहीं भी आता है, 2-3 तो आता होगा, मैच कर लोगे, मैंने अभी देखा है एग्जाम में, ठीक है, ये चीज़ आप इजिली कर लोगे, ठीक है। देखो जैसे कि आपको पता है गोइटर जो होता है, घेंगा रोग जो होता है थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन जो होता है, ठीक है, अगर वो सही मात्रा में अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि थायरोक्सिन को सही रूप से काम करने के लिए क्या होता है, आयोडीन का जरूरत पड़ता है, इसलिए बोलते हैं आयोडीन खाना चाहिए सही मात्रा में, ठीक है। तो अगर थायरोक्सिन सही से काम नहीं कर रहे तो आपको घेंगा हो जाएगा। अगर इंसुलिन अगर सही से काम नहीं कर रहा है, आपका इंसुलिन कौन बनाता है, तो पेनक्रियास का जो बीटा सेल होता है, ठीक है, वो क्या बनाता है, आपका इंसुलिन हार्मोन बनाता है, ठीक है। और जो उसका अल्फा सेल होता है वो ग्लूकागोन बनाता है, ठीक है। और दोनों का काम क्या होता है, ऑपोजिट होता है, ये सब चीज हम समझा चुके हैं। और इंसुलिन में क्या होता है, कौन सा मेटल होता है, तो जिंक होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो डायबिटीज कब होगा, जब इंसुलिन नहीं बनेगा आपका बॉडी में। डॉर्फनेस बोनापन होता है, तो बोनापन के बारे में मैंने बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको बोला जाता है STH, ठीक है, STH, या आपको इसको ग्रोथ हार्मोन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन अगर नहीं होगा तो आप क्या हो जाएगा, बोना हो जाओगे। और एक होता है एडिसन डिजीज, जब आपका एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, एड्रिनल ग्लैंड को मैंने आपको, अगर आपको याद हो, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आपको करवाया था, ठीक है। तो जब आपका एडिसन डिजीज कब होगा, जब एक हार्मोन होता है जिसको मैंने आपको बताया था
एंड कॉर्टिसोल्स। तो एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल जो सही हिसाब से काम नहीं करेगा, जिसको एक साथ बोला जाता है एड्रेनोकॉर्टिकॉल, ठीक है, तो आपको एडिसन डिजीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज़ आपको करवाया था, हाँ, जो एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड जो है उसका अंदर वाला भाग जो होता है मेड्यूला होता है, मेड्यूला, ठीक है, और बाहर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। तो कॉर्टेक्स जो है क्या है, आपका कुछ हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, और कॉर्टेक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तब वो एडिसन डिजीज का भी रूप ले लेता है। ये भी चीज़ मैंने आपको समझाया था। तो ये कुछ हार्मोन है और हार्मोन रिलेटेड डिजीज था जो आपको मैच करने आपका आया हुआ था, जो आपने इजिली कर लिया होगा, मुझे पूरी तरह इसमें विश्वास है आपके ऊपर। ये सिंपल था कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। आपको पता है कि जो सबसे पहला आपको बिहार पुलिस में पूछा गया था कि सबसे पहला जो सत्याग्रह जो आपका गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो गांधी जी के ऊपर ही है, ठीक है, वो किया गया था 1906 में किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था, तो ये जो किया गया था आपका, किया गया था आपका साउथ अफ्रीका में, ठीक है। जब वो भारत आते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जब वो भारत आते हैं, एक्साइज का प्री का क्वेश्चन है, तो कौन सा वेशभूषा मतलब वेशभूषा वो ये करते हैं, कौन सा किस टाइप के कपड़ा पहनते हैं, तो कठियावाड़ी किसान का, याद रखने क्वेश्चन पूछा गया है, किसका वेशभूषा डालते हैं, तो कठियावाड़ी किसान का वेशभूषा डालते हैं, याद रखिएगा। और पहला इनका सत्याग्रह या पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो था 1917 वाला, जो कि आपका कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका तिनकठिया पद्धति के विरोध में हुआ था, आपका चंपारण में हुआ था। तो चंपारण वाला जो था ये पहला आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था या पहला सत्याग्रह इनका भारत में था। दूसरा जो होता है इसका 1918 में 2 होता है, जो कि सबसे पहला होता है आपका 1918 में, ये होता है अहमदाबाद जो मिल के जो वर्कर होते हैं उनको बोनस नहीं दिया जाता है, ठीक है, जिसके लिए क्या होता है, ये पूछा भी जाता है कि इन्होंने पहला भूख हड़ताल कब किया था गांधी जी ने, तो अहमदाबाद का जो मिल वर्कर स्ट्राइक था इसमें इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किया था, जो कि 1917 में इन्होंने किया था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1917 आपको याद रखना है, 1918, ठीक है। 1917 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। 1918 में सबसे पहले अहमदाबाद वाला होगा और उसका बाद 1918 में एक और होता है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि क्या होता है आपका, जो किसान होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है आपका, उनको हेल्प करने के लिए आपका गांधी जी पहुंचते हैं। क्यों, क्योंकि उनका फसल बर्बाद हो जाता है, सूख जाता है, पर उनसे क्या होता है, लगान वसूला जा रहा होता है, जिस कारण से गांधी जी उनको ये करता है। तो 1917 में चंपारण आपको याद रखना, 1918 में आपको अहमदाबाद, और 1918 में इसके बाद ही होता है आपका खेड़ा सत्याग्रह। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद चंपारण वाला मैंने करवा दिया। चंपारण कब हुआ था, 1917 में हुआ था, तिनकठिया पद्धति के विरोध में हुआ था। इनको कौन इनवाइट करते हैं, तो राजकुमार शुक्ल करते हैं। और याद रखिएगा, अभी इतना याद रखिएगा। उसके बाद है ये आ गया, देखिए सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सायोक हो गया, नुब्रा हो गया, मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। रिवर एंड ट्रिब्यूटरी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो सिर्फ जो आपको 1 शॉट वीडियो डाला गया सब उसी से है, चाहे इसका देखोगे चाहे FRO का देखोगे। सयोग हो गया, ठीक है, नुब्रा हो गया, गोमल हो गया, उसके बाद काबुल हो गया, ये सब किसका सहायक नदी है, तो ये सब जो है आपका इंडस का सहायक नदी है। आपको याद रखना है किसका, ये हो गया आपका सयोग हो गया, नुब्रा हो गया, जास्कर हो गया, नुब्रा हो गया, जास्कर हो गया, सयोग हो गया, उसके बाद काबुल हो गया, उसके बाद गोमल हो गया। ये सब किसका सहायक नदी है, आपका इंडस का सहायक नदी है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यमुना याद रखिएगा, गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो यमुना, और यमुना का याद रखिएगा आपका केन बेतवा चंबल। केन बेतवा चंबल जो है किसका सहायक नदी है, तो आपका यमुना का है। बाकी बहुत चीज है, अभी आप इतना याद रखो कि सब इंडस का सहायक नदी से क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर खत्म ही नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद है ये सब क्वेश्चंस आपके PYQ है, देखिए मैंने आपको करवाया था, कितनी बार मैंने बोला था, ये आपका दरोगा का मेंस का क्वेश्चन है 1275 का। क्या है कि अवरोधी वर्ग संघ की डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का जो फॉर्मेशन किया गया था 1930 में BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। और मैंने आपको अभी एक एग्जाम हुआ था, अभी एक एग्जाम हुआ था आपका बिहार पुलिस का। अब देखिए 1930 से मैंने 2 चीज आपको समझाया था। 1930 पहला तो मैंने आपको समझाया था कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो ये फॉर्म किया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। और एक अभी बिहार पुलिस में पूछा गया था
कालाराम टेम्पल, कालाराम टेम्पल मूवमेंट, इसमें क्या हुआ था, जो निचले वर्ग के लोग थे उनको क्या किया जाता, टेम्पल में जाने नहीं दिया जा रहा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कालाराम टेम्पल मूवमेंट जो चलाया गया था ये कब चलाया गया था, तो ये भी 1930 में इनके ही द्वारा चलाया गया था। साथ ही मैंने आपको बताया था स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का इन्होंने जो फॉर्मेशन किया था 1936 में किया था। और आपको बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बहिष्कृत हितकर्णी सभा का जो फॉर्मेशन इन्होंने किया था 1924 में किया था। और मुख्य नायक पत्रिका किसका है, तो मुख्य नायक पत्रिका भी जो है वो इनका ही है, आपको याद रखना है। तो यहां पूछा गया, इस पे डायरेक्टली आते हैं कि डिप्रेस क्लास सोसाइटी, तो 1900 डिप्रेस क्लास एसोसिएशन है ये, कि डिप्रेस क्लास एसोसिएशन ये PYQ से है। ये भी आपका डायरेक्टली संस्था और संस्थापक से क्वेश्चन है, PDF में जाके देख लेना, ये सब वहीं से छपा हुआ है। उसके बाद देखिए ये भी तुलबुल प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था, तुलबुल एंड उरी, ये ज्योग्राफी का तो सिर्फ 1 शॉर्ट वीडियो से सब क्वेश्चन है, ठीक है। तुलबुल एंड उरी, तो तुलबुल एंड उरी जो है मैंने आपको क्या बताया था, देखो सबसे पहले तुलबुल प्रोजेक्ट किस पे है, ठीक है, तो तुलबुल जो है आपका ये किस पे है, ये झेलम पे है, ठीक है। तो तुलबुल मैंने एक बताया था, तुलबुल, और इसके साथ उरी ये किस पे है, तो ये आपका झेलम पे है। चिनाब पे मैंने आपको क्या क्या बताया था, दुल्हस्ती, दुल्हस्ती, ठीक है, सलाल, सलाल, दुल्हस्ती हो गया, सलाल हो गया, और एक और मैंने आपको बताया था दुल्हस्ती, सलाल, अब इतना याद रखो, ठीक है। चिनाब पे हो गया, दुल्हस्ती हो गया, सलाल हो गया, झेलम पे आपका तुलबुल हो गया, यूरी हो गया, राबी पे आपका थिन डेम है, थिन 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 डेम जो है इस पे है, ठीक है। और ब्यास पे क्या है, पोंग, पोंग, तो याद रखना ये सब। पोंग जो आपका प्रोजेक्ट है या पोंग जो आपका बांध है वो आपका ब्यास नदी पे है। तुलबुल और उरी जो है आपका झेलम नदी पे है, ठीक है। और दुल्हस्ती हो गया, सलाल हो गया, ये सब किस पे है, तो चेनाब नदी पे है। और थिन बांध जो है वो आपका रावी नदी पे है। तो ये सब है। इसमें आपको पूछा था तुलबुल, तो तुलबुल का हो जाएगा आपका झेलम, ठीक है। सब करवाया हुआ। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आई थिंक आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से थे, बेसिक थे, इतना आपको समझ होना ही चाहिए, ठीक है। आप एक्सरसाइज का दरोगा बनने वाले हो। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों जो है आपका क्या है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज क्या है, ये आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ कुछ आपको याद रखना है, जैसे कि विंडोज, अब विंडोज कुछ भी लिखा हुआ है, विंडोज 7 लिखा हुआ, विंडोज 7 विस्टा लिखा हुआ, विंडोज 10 लिखा हुआ, ये जितने भी है ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसके बाद लाइनेक्स, लाइनेक्स क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आप बोलोगे लाइनेक्स हो गया, विंडोज हो गया, उबुंटू, उबुंटू क्या है, उबुंटू भी जो है आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस, डोस क्या है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स हो गया, विंडोज हो गया, उबुंटू हो गया, डॉस हो गया, ये सब क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। बाकी जो भी देखते हो आप जब कंप्यूटर ऑन करते हो तो उसमें जो भी देखते हो, जैसे पेंट हो गया या कोई गेम खेलते हो या एंटीवायरस हो गया, ये सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद है ये हो गया राइट टू एजुकेशन वाज एडेड, ठीक है। जो राइट टू एजुकेशन है वो कौन से आपका अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। देखिए राइट टू एजुकेशन जो है, जो आपका शिक्षा का जो अधिकार है वो पहले आपका मूल अधिकार का भाग नहीं था, ठीक है। बट आपको पता है 86 अमेंडमेंट क्या हुआ था, 86 अमेंडमेंट, थोड़ा जल्दी करेंगे, 86 अमेंडमेंट 2002, इसमें क्या हुआ, 2 चीज हुआ। पहले तो आपका राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया, ठीक है। राइट टू एजुकेशन आपका जोड़ा गया, साथ ही साथ, ठीक है, 21A, कौन से अनुच्छेद में, 21A में जोड़ा गया। साथ ही साथ आपको पता है कि जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, मतलब मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, पहले कितना था, तो 10 था, जो कि कौन से संविधान संशोधन से आया था, 42वें संविधान संशोधन से आया था। तो पहले तो 10 था, पर 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो जोड़ा गया, वो भी आपको याद रखना है
वो 86 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। बट पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटीज किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, क्योंकि पहले संविधान में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, तो 42वें संविधान संशोधन से आपका क्या हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया। ठीक है, डिस्कशन के लिए बहुत कर सकते हैं, बट इसमें अभी इतना ही रखें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा। चलो कुछ कुछ तो कर ही लेते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन है एटलीस्ट उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 42वां संविधान संशोधन मैं बोलता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये रहे कि जितने क्वेश्चंस आए हुए, सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन से याद रखिएगा, इसको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नापतोल, ठीक है, वन और शिक्षा किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये तीन जो सब्जेक्ट है, अगेन नापतोल, शिक्षा और आपका वन, इसको आपको स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्कुरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। दैट मीन्स राज्य सूची से हटा के आपका समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन से, तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरा, आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी से मौलिक कर्तव्य है, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आपका लाया गया था, क्योंकि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य का जो हमने कंसेप्ट लिया है, ये हमने सोवियत यूनियन से लिया है, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये ऐड किया गया था। कब, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। याद रखिएगा कितना, 10 मूल कर्तव्य जो था ऐड किया गया था, और कमिटी जो था सोरेन सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे ये ऐड किया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये 91st अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। 91st अमेंडमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कहा गया कि जितने लोग भी लोकसभा में, अगर लोकसभा हो गया, चाहे आपका विधानसभा हो गया, ठीक है, राज्य में जितने लोग भी चुन के आते हैं, एमपी चाहे एमएलए, उसमें 15% लोग ही क्या होंगे, मिनिस्टर बन पाएंगे। क्योंकि जो लोग जीत के आते थे सब लोग मिनिस्टर बनने के लिए मांग रख देते थे। तो ये अमेंडमेंट लाया गया आपका अटल बिहारी के समय में, ठीक है, कि जो लोग भी जीत के आएंगे, जो भी कैबिनेट होगा, उसमें 15% से ज्यादा आपका क्या होगा, मंत्री नहीं होगा। चाहे हम लोकसभा का बात करें, चाहे हम लोग विधानसभा का बात करें, कम से कम 15%, ज्यादा से ज्यादा 15% और कम से कम 12%, ये बात किया गया। 86 अमेंडमेंट के बारे में मैंने बता दिया। ये क्या है, आपका शिक्षा का अधिकार दिया गया। 42वां संविधान संशोधन, जो 44वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट था कि जो आपका जो नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, एक शब्द को हटाया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस, दैट मीन आंतरिक अशांति की जगह आपका सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। जैसे कि क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या कहता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे, आंतरिक अशांति के नाम पे क्या लगा दिया था, आपका नेशनल इमरजेंसी लगा दिया। तो आंतरिक अशांति की जगह आपको सशस्त्र विद्रोह, दैट मीन्स इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म रिबिलियन का वर्ड वहां रखा गया। तो ये भी किसमें किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन। इतना कम से कम याद रखिए। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, 86 अमेंडमेंट 2002 आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है मैच दी फॉलोइंग, सब करवाया हुआ है। देखिए हमने आपको करवाया था नई वैली। नई वैली जो कहाँ है, मैंने यहाँ बस करवा दिया है, इसको आपको मैच करने के लिए आया हुआ था। तो नई वैली मैंने आपको बताया था, ये आपका कोयला के लिए बहुत ही फेमस है, और ये है आपका तमिलनाडु में। कोरबा, कोरबा किस चीज़ के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है। कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। बोकारो किस चीज़ के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है, तो ये है आपका झारखंड में। और याद रखिएगा रानीगंज भी अच्छे से याद रखिएगा, सबसे पुराना कोल फील्ड है रानीगंज। कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में। और मैंने 2 चीज करवाया था, एक करवाया था सिंगरौली, सिंगरौली, और एक करवाया था सिंगरैनी, सिंगरैनी। देखो एक वीडियो से आप इसका वैल्यू समझो, मैं फिर से कहता हूं, नहीं तो घूमोगे फिर। एक वीडियो से ज्योग्राफी का पूरा क्वेश्चन आ गया। अब देखो इसका देखो, और फिर से FRO का देखो। देखो सिंगरौली, सिंगरैनी, तो सिंगरैनी जो है तेलंगाना में है, कोयला के लिए फेमस है, और सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में है। मैंगनीज के लिए भी कौन फेमस है, मैंगनीज जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, वो भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश ही करता है। ये चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से एक हमेशा चीज पूछ लिया जाता है, वो है आपका बेलाडीला, बेलाडीला। तो बेलाडीला किस चीज के लिए फेमस है, तो लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क आयरन ओर के लिए फेमस है। क्या बेलाडीला किस चीज के लिए फेमस है, तो आयरन ओर के लिए फेमस है। आपको ये चीज आपको याद रखना है, बेलाडीला। और टेलचर एक याद रखना है, टेलचर, टेलचर कहाँ है, तो टेलचर जो है आपको याद रखना है, ये जो है आपका कोयला के लिए फेमस है, और ये उड़ीसा में है।
इसी तरीके से बाबू बुदान का पहाड़ी आपने सुना होगा, कुदेरमुख आपने सुना होगा। तो बाबू बुदान का पहाड़ी या कुदेरमुख ये कहाँ है? तो ये कर्नाटका में है, याद रखिएगा। और कर्नाटका में लोयसक जो जहां बहुत मिलता है वो है आपका कुदेरमुख। तो लोयसक जो है आपका कुदेरमुख भी याद रखोगे, कुदेरमुख जो कि आपका कहाँ है? आपका कर्नाटका में है। यूरेनियम के लिए सबसे ज्यादा कौन फेमस है? तो आंध्र प्रदेश। और थोरियम के लिए सबसे ज्यादा कौन फेमस है? तो आपको याद रखना है वो है आपका केरल। फेमस है मतलब वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। तो इतना आप यहां से याद रखिए। इसका क्या हो जाएगा? ये मैच करने के लिए था। हाउ इज इंडिया डिफेंस? देखिए अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको समझ के ऊपर थे। पॉलिटी में हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था कि भारत को कैसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं, कैसे कह सकते। अब वहाँ अलग अलग स्टेटमेंट दिया था, हम वो क्वेश्चंस उस तरीके से फॉर्म नहीं कर पाए। बट आपको याद रखना है कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष क्या है? एक देश है। कैसे? सबसे पहला तो हमारा जो मूल अधिकार है उसमें अनुच्छेद 25 ये बताता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइजनेस, मतलब किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, स्पेशली हमारे देश का कोई धर्म नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देश जो है ऐसा नहीं है कि जी बोला जाता है कि एक इस्लामिक कंट्री है, जैसे पाकिस्तान क्या एक इस्लामिक कंट्री है, तो हमारा कोई क्या है? हमारे देश का कोई धर्म नहीं, सब यहाँ इक्वली है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन कुछ फॉर्म किए हुए थे। तो यहाँ जो हो जाएगा, देखिए कि जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य किस प्रकार कह सकते हैं? तो इक्वल है, ठीक है। सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है, याद रखिएगा ये चीज़। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन था बट मैंने आपको इस तरीके से करवा दिया। ये भी कुछ क्वेश्चन जो था इस तरीके से था कि फॉरेस्ट सर्वे, इंडिया का जो फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है किसने स्टार्ट किया था? इस तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने उसको चेंज कर दिया है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है ये कब, ये हमेशा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, पता नहीं इसको क्या प्रेम है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, अभी मैं बताता हूँ। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कब बना था? तो 1966 में बना था, याद रखिएगा। अब देखिए फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र। तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो याद रखिएगा ये देहरादून में है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछ लिया, एक बार पूछ लिया कि 1906 में, ठीक है, 1906 में जो इंपीरियल फॉरेस्ट अनुसंधान केंद्र, इंपीरियल फॉरेस्ट अनुसंधान केंद्र जो 1906 में बना था, उसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये 1906 में, इसको याद रखिएगा, 1906 जब ये बना था तब इसको इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाता था, ठीक है। बट आगे चल के इसी को फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कर दिया गया, वन अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। तो याद रखिएगा ये दोनों चीज सेम ही है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका देहरादून में है, याद रखिएगा। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1966। उसके बाद है आपका, अब आजकल और एक देखा गया है कि बिहार से कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्या ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको पूछ लिया था कि धान का कटोरा किसको कहा जाता है, पूछा था ना बिहार पुलिस ने, मैंने आपको करवाया था कि रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। इसी तो तरीके के क्वेश्चन पूछा, जैसे मखाना सबसे ज़्यादा कौन पर, तो मिथिला वाला जो क्षेत्र है वो मखाना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो इसमें पूछा गया था, ऐसे ये पहले के हिसाब से है कि टोबैको जो है, जो तंबाकू, ये मेरा ES जो इन्फोर्समेंट ऐसा ही था, ठीक है। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हो गया, जो सहरसा वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, पूछा मैं इंटरव्यू का बाद में बात को, उससे पूछा गया था कि आपके उधर का 5 फेमस चीज़ बताए। तो उसमें एक ये भी है कि सहरसा वाले जो डिस्ट्रिक्ट हो गए वो क्या है, वो तंबाकू के लिए बहुत फेमस थे। तो पूछा गया था, मैंने बस यहाँ बनाया है, 3 डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में दिया हुआ था कि जो बिहार में तंबाकू का उत्पादन के लिए किन जिलों को जाना जाता है। तो यहाँ इसके हिसाब से आप समस्तीपुर और वैशाली आप मार सकते हो। बाकी वहाँ अलग अलग ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से बनाए हुए थे, 3 दिया हुआ था। और तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोजन इकोनॉमी? देखिए हाइड्रोजन इकोनॉमी आपको पता होगा, हाइड्रोजन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोजन से अभी आपका एग्जाम दरोगा में क्या पूछा गया था कि कौन सा ऐसा तत्व है जो हर एसिड में पाया जाता है? तो आप बोलोगे हाइड्रोजन जो ऐसा है जो हर एसिड में पाया जाता है। दूसरा आपका जो अभी पूछा गया था, ये भी पूछा गया था, और एक बार आपका जो बिहार पुलिस में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा तत्व है जो जब जलता है,
ठीक है। या कौन सा ऐसा गैस है जब जलता है तो पॉप का साउंड आता है, पॉप का। तो पॉप का जो साउंड, हाइड्रोजन जब जलता है तो पॉप का साउंड आता है। बाकी बहुत इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुका है, हाइड्रोजन पे उतना नहीं जाएंगे। इसका डिस्कवर हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इसके 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, बहुत डिटेल में हम लोग ये किया है, ठीक है। यहाँ हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी का बात करते हैं। देखिए आपको मैंने एक चीज करवाया था, जो हाइड्रोजन जो मैंने क्या कहा था आपको याद करो कि भविष्य का ईंधन है, मतलब फ्यूचर फ्यूल है ये, ठीक है। फ्यूचर फ्यूल इसको हम लोग बोलते थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी मतलब होता है कि जो फ्यूचर में जो फ्यूल यूज होगा, जो भी हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं, जो भी प्राइमरी अभी जो भी यूज करते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब के जगह क्या होगा, हम लोग हाइड्रोजन को यूज करेंगे और इसी को हम लोग हाइड्रोजन इकोनॉमी कहेंगे। तो यूज ऑफ हाइड्रोजन एज ए कॉमर्शियल फ्यूल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चंस ऐसे ही थे बट ऑप्शंस थोड़े आपको अलग हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका ये डायरेक्टली हमने सीधा इस तरीके से मिलाने के लिए था, ये राइट अभी से ही लग गया है इसमें मिलाने के लिए। देखो क्वेश्चंस कैसे था, जैसे 3 इस तरीके से दे दिया ना, ठीक है। ऐसे पूछेगा 1 सही है, 1 2 सही है, ठीक है, 1 2 3 दोनों सही है या सिर्फ डी सही है, इस तरीके से आपके ऑप्शंस थे, ठीक है। तो देखिए नल्ला मलाई कहाँ है, तो याद रखिएगा नल्ला मलाई तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश में, पर मैक्सिमम भाग इसका आपका आंध्र प्रदेश में ही। गारो हिल्स आपको पता है, गारो खासी एंड जयंतिया कहाँ है, तो मेघालय में आपको याद रखेगा। और खासी वाला स्पेशली याद रखिएगा, जो शिलोंग है जो आपका मेघालय का कैपिटल है वो आपका खासी में ही है। वही जो दुनिया का सबसे ज्यादा जो बारिश होता है मानसीराम एंड चेरापूंजी, वो भी आपका कहाँ है, तो खासी हिल में ही। और गारो खासी हिल्स जो है, गारो खासी एंड जयंतिया, अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका भाग है, ये हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। गिरनार हिल कहाँ है, तो आप सबको पता होगा गुजरात में है। और सतमाला माउंटेन कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा सतमाला माउंटेन महाराष्ट्र में है। साथ ही साथ महाराष्ट्र का मैंने और भी कुछ बताया था, कालसुबाई, ठीक है, महाबलेश्वर, ठीक है, कालसुबाई, महाबलेश्वर, विल्सन पॉइंट, ये सब जो भी चीज मैंने आपको समझाया था, कहाँ किससे रिलेटेड है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और मैंने ये भी समझाया था कि कौन सा ऐसा पर्वत श्रेणी है जो एक ही राज्य में है, तो अजंता पर्वत श्रेणी जो एक ही राज्य में है वो भी कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका कि एक ये डायरेक्टली मैंने मध्यकालीन भारत में क्या करके जाओगे, सिर्फ आप जो घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन सिर्फ वो देख के जाओगे, ठीक है। देखो पंचमहल जो बनाएगा तो डायरेक्टली घटना चक्र से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो पूछा गया था कि जो अकबर ने कौन सा ऐसा महल बनाया था जो कि बुद्धिस्ट जो टॉम होता है, बुद्धिस्ट जो टॉम होता है उसके ऊपर वो उसी के हिसाब से वो डिजाइन था। तो क्वेश्चन उसी प्रकार से था कि अकबर द्वारा निर्मित जो पंचमहल किस बौद्ध विहार के समान था, तो बुद्धिस्ट जो आपका बुद्धिस्ट जो बिहार होता है वो। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि कौन सा जो महल था आपका वो बुद्धिस्ट बिहार की जैसे दिखता था जो अकबर ने बनाया था, तो वो पंचमहल था। क्वेश्चन इस तरीके से था, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन वाला, घटना चक्र के एक्सप्लेनेशन में डायरेक्टली मिल जाएगा। अब जो क्वेश्चंस थे इसको मैं समझाता हूँ। देखिए माइनर रॉक, ठीक है, अशोक का लघु शिलालेख। देखो 2 तरीके का शिलालेख आप बिहार में अशोक का मिलता है, एक है मेजर मैन वाला शिलालेख और एक है माइनर। तो माइनर को बोला जाता है लघु, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका मेजर शिलालेख, जो मेन शिलालेख थे, ठीक है। तो जो मेन शिलालेख थे वेस्टर्न चंपारण, ठीक है, और यहां मैं लिखता हूं ईस्टर्न चंपारण। देखिए वेस्टर्न चंपारण में आपको याद रखना है लौरिया नंदराज। तो लौरिया नंदराज जो था आपका वेस्टर्न चंपारण में था, और लौरिया अरराज, लौरिया अरराज, ठीक है। लौरिया नंदराज जो है आपका वेस्टर्न चंपारण में है और लौरिया अरराज, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे याद है दिमाग में मैं बता रहा हूं, आप याद रखना। दोनों लौरिया दोनों जगह है, तो लौरिया नंदराज वेस्टर्न चंपारण, लौरिया अरराज ईस्टर्न चंपारण। और साथ में याद रखिएगा रामपुरवा। तो रामपुरवा ये भी आपका मेन शिलालेख है इसका, रामपुरवा। तो रामपुरवा भी जो था, रामपुरवा भी जो था, रामपुरवा ये भी आपका वेस्टर्न चंपारण में था। तो लौरिया नंदराज और रामपुरवा आपका वेस्टर्न चंपारण में, और लौरिया अरराज आपका ईस्टर्न चंपारण में। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है माइनर मतलब लघु। तो लघु में 2 याद रखो, आपको पता है रोहतास एंड कैमूर दोनों सटा हुआ है, ठीक है। तो रोहतास में जो मिलता है वो मिलता है आपका सासाराम में,
तो सासाराम में क्या है, इसका लघु शिलालेख मिलता है, याद रखिएगा। और कैमूर जो जगह है रत्नापुरवा तो दो लघु शिलालेख जो है, एक मिलता है सासाराम में और एक मिलता है रत्नापुरवा में, याद रखना। यहां ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, सासाराम दिया हुआ है, तो सासाराम इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो भी मैंने समझाया इसी चारों में से कुछ ना कुछ बार बार आपको घुमा के पूछेगा। इससे थोड़ा अगर डिटेल पूछेगा तो आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, उसको आप पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सासाराम, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेशनल वाटरवे 40, जो 40वां नंबर का जो नेशनल वाटरवे है, ठीक है, कितने नंबर का, 40वां नंबर का जो नेशनल वाटरवे है, ठीक है, वो किस नदी पे है, तो आपको याद रखना किस नदी पे है, तो आपको याद रखना वो जो है आपका घग्गर नदी पे है, आपको याद रखना है किस नदी पे है, तो घग्गर नदी पे है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। टाइम हो गया है। नेशनल वाटरवे 40 जो है वो घग्गर नदी पे है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। घग्गर नदी बताओ और क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछेंगे, जैसे घग्गर नदी आपका गंगा से कहाँ मिलती है, याद रखिए घग्गर नदी को ही, ठीक है, सरयुग नदी के नाम से भी जाना जाता है आपका यूपी में, और ये बिहार और आपका जो यूपी है उसका बॉर्डर भी बनाती है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। घग्गर नदी को और किस नाम से जाना जाता है, नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, कर्णाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कर्णाली के नाम से ही जाना जाता है इसको, ठीक है। दो चीज हम आपको बताते हैं, एक है आपका घग्गर और एक है गंडक। हाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो आपका गंडक है, ठीक है, गंडक जो याद है, इसको नारायणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नारायणी के नाम से ऑलरेडी पूछा जा चुका है, नारायणी के नाम से गंडक को जाना जाता है, ठीक है। और आपका जो घग्गर है इसको कर्णाली के नाम से जाना जाता है। और जो आपका ये घग्गर है बेसिकली ये कहाँ आपका मिलता है, आपका गंगा से बिहार में, तो आपको याद रखना है छपरा में मिलता है। कहाँ, छपरा में। उसी प्रकार से आपको पूछा गया था जो कोसी नदी है, ठीक है, कोसी नदी जो है गंगा से कहाँ आके मिलती है, ये पूछा गया दरोगा में, तो याद रखना है कुर्सेला कटिहार में। तो याद रखिएगा घग्गर मिलता है छपरा में, कोसी मिलता है आपका गंगा से कुर्सेला कटिहार में, ठीक है। इतना यहाँ से याद रखो, ठीक है, तो इसका घग्गर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, इसे पूछा गया था कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंड मिनिमम जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व आपको पूछा गया था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में। देखिए सबसे ज्यादा आपको पता है वो शिवहर में, सब लोग शिहर के रखते हैं, ठीक है। आपको पता है 1880 के अराउंड है, कितना 1880, शिवहर में कितना है 1880, ठीक है। और जो सबसे कम कहाँ है, तो ये आपका कैमूर में 458 है, 458 है, एक बार चेक कर लेना, आई थिंक 448 या 448 है, शायद 448 है या 458 है, देख लेना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 1880 जो है आपका कहाँ है, तो ये है आपका शिवहर में है, कहाँ है आपका शिवहर में, और सबसे कम कहाँ है आपका कैमूर में है 448, ठीक है, याद रखिएगा ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, कि सबसे ज़्यादा अधिकतम और न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व कहाँ है, मैक्सिमम शिवहर में और मिनिमम कैमूर में, याद रखिएगा। बहुत सारा चीज़ है, जैसे इसका आपको पूछा जाता है एरिया कितना है पूरे बिहार का, था 94,163 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है, याद रखिएगा। और देखा जाए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, तो वो आपका पटना में है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, तो वो आपका कहाँ है, तो वो है आपका शेखपुरा में है, ठीक है। बट पॉपुलेशन घनत्व का देखा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो शिवहर में है, और सबसे कम कहाँ है, कैमूर में है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका कि व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार। बिहार का लिटरेसी रेट क्या है, 2011 के सेंसस से सबको पता में है 61.8% है। कितना है, 61.8% है पूरा। और महिला का कितना है, 51.5% है, ठीक है। पुरुष का कितना है, 71.2% है, याद रखिएगा। तो पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ बिहार, बिहार का कितना 61.8 था, जो कि सबसे कम था पूरे भारत में। 61.8 पूरा है, महिला का 51.5 है, पुरुष का 71.2 है, ठीक है। आगे चलिए। उसके बाद है आपका हाँ, अब जो सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन जैसे आता है, इस बार भी उसी तरीके से स्टेटमेंट दिया हुआ था, पूछा था कि इसमें ABC दिया हुआ था, पूछा था कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के लिए सही है, ठीक है। तो उसको मैंने कुछ उसी प्रकार से बनाने का कोशिश किया। देखिए
कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन से अधिकार क्षेत्र रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले है देखिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल क्षेत्र अधिकार बिल्कुल रखता है। 131 आर्टिकल में बताया गया, इसमें क्या बताया गया कि मान लीजिए कि दो राज्यों के बीच में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस केस को कौन देखेगा, डायरेक्टली कौन देखेगा, दो राज्यों के बीच में हो गया तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। मान लीजिए किसी एक राज्य और पूरा जो संघ है, मतलब सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में अगर लड़ाई हो गया तो इसको कौन देखेगा, तो ये भी आपका कौन देखेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, ठीक है। ये भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में हो गया, ये सब चीज हमने समझाया है। उसके बाद होता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, अपीलीय अधिकार, ये भी है। ये कौन से अनुच्छेद में है, तो 132 से लेके 136 तक जो अनुच्छेद है स्पेशली ये आपका अपील, ठीक है, अपीलीय अधिकार में आता है। 131 में मूल अधिकार आता है। जैसे कि 132, इससे बहुत क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं, आपको पूछा, आपको उसमें भी पूछा गया था FRO में भी। देखिए जैसे कि 132 में क्या होता है, ये संवैधानिक मामला सब देखता है। 133 में क्या होता है, जितना भी आपका जो इसमें संवैधानिक मामला देखता है, और इसमें जितना भी सिविल मामला होता है, सिविल मामला होता है वो 133 में देखता है, और 134 में क्या देखता है, जितना भी क्रिमिनल वाला, तो ये सब तरीके का मामला देखता है। 132 में संवैधानिक मामला, 133 में आपका जो भी आपका सिविल मामला हो गया उससे रिलेटेड, और 134 में आपका जो भी क्रिमिनल मामला हो गया, तो ये भी है, ठीक है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल है। अनुच्छेद 143 में क्या बोला जाता है कि जो आपका जो कानूनी सलाह क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है से ले सकते हैं, कौन, आपका प्रेसिडेंट। तो ये कानूनी सलाह भी देते हैं, मतलब आपका परामर्श वाला भी काम करता है अनुच्छेद 143 में। बट याद रखिएगा ये वाला पावर आपको हाई कोर्ट के पास नहीं होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है जुडिशियल रिव्यू, न्याय पूर्वावलोकन, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल नंबर 137 याद रखिएगा। जुडिशियल रिव्यू भी ये कर सकते हैं, अच्छे से आपको याद रखिएगा, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है हाई कोर्ट के पास भी होता है। साथ ही साथ 129 आर्टिकल क्या बोलता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय, तो अभिलेख न्यायालय का भी पावर इनके पास होता है, याद रखिएगा। तो ये सब जो था तो इसमें सब सही हो जाएगा। इसमें जो जो था ऑप्शन में आपको समझ लेना था, सब चीज़ समझाया हुआ है और आपने मार लिया होगा, मुझे पता है। डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 133 हो गया, 134 पे आता है। देखिए अब दो जो क्वेश्चन था आपका था फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी, दोनों को मिला के आपको समझना है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है। जैसे कि बोला जाता है कि हमारा जो देश है, ठीक है, वो पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, मतलब पूरी तरीके से क्या है आपका वो संघीय सरकार हमारे भारत में नहीं है, ठीक है, क्या है, क्वासी फेडरल है बोला जाता है। तो इस चीज को आपको समझ, देखिए फेडरल गवर्नमेंट मतलब होता है संघात्मक सरकार, मतलब होता है आपको याद रखिएगा। जो संघीय सरकार मतलब होता है कि जो भी पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब सेंटर स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको बोला जाता है आपका फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, बोला जाता है। तो यहाँ पूछा है, उसी प्रकार से दो क्वेश्चंस बनाया हुआ था, तो यहाँ मैंने बनाया है कि भारत में संघीय और एकात्मक प्रणाली का अंतर मुख्यता है, मतलब द डिफरेंस बिटवीन द फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम इन इंडिया। मतलब फेडरल, देखो फेडरल गवर्नमेंट में क्या क्या चीज आएगा, सबसे पहले स्टेट के पास अपना पावर होगा, सेंटर के पास अपना पावर होगा। दूसरा फेडरल गवर्नमेंट में ये भी आता है कि जो सेंटर है उसका खुद का क्या होगा, आपका सिटीजनशिप होगा और आपका नेशनल का अलग सिटीजनशिप होगा। जैसे कि यूएस हो गया, यूएस में क्या है, अलग अलग सिटीजनशिप है, स्टेट का अलग है और सेंटर का अलग है, पर हमारे यहाँ है नहीं है। तो यही एक ऐसा कुछ पॉइंट है जो हमारा सरकार को पूरी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट नहीं बनाता है। तो इसको अच्छे से समझ के आपको रखना है कि कौन सा, जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट है हमारा। ये क्या है आपका, ऐसा नहीं है कि जो आपका राज्य सरकार जो भी करेगा, वहाँ जो भी कानून चलेगा वो आपका सेंटर से पूछ के चलेगा, नहीं, वहाँ का कानून वहाँ चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कानून मतलब कि वहाँ का सेंटर से हर चीज़ पूछ के ही चलेगा। हाईकोर्ट अपना स्वतंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हाईकोर्ट वहाँ, तो स्वतंत्रता जो दिया गया है आपका न्यायपालिका, ये क्या है, ये फेडरल गवर्नमेंट का पहचान है। तो इसको एक बार अच्छे से नोट्स हैं हम आपको समझाएंगे। अभी यहाँ की डिफरेंस बिटवीन दी, तो क्या है, तो इसमें यही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट जो होता है, द डिफरेंस बिटवीन द फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम इन इंडिया अराइजेस मेनली बिकॉज, ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस मेनली अलाउज इसलिए होता है कि जो यहाँ जो भारत में जो है सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है, सेंटर को बहुत जगह स्ट्रॉन्ग है, ठीक है,
आपने को पता है बहुत, जैसे कि अवशिष्ट शक्तियाँ हो गया, अवशिष्ट शक्तियाँ पे कौन पावर, किसका पावर होता है, तो सेंटर का होता है, ठीक है। तो वहाँ स्टेट नहीं बना सकता, तो ये तो फेडरल सिस्टम फिर से यहाँ फेल हो गया, इसीलिए हमारे देश को क्वासी फेडरल बोला जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडिया, अगेन ये फेडरलिज्म पे था, ठीक है, कि फेडरलिज्म जो भारत का जो फेडरलिज्म है, जो भारत में जो संघवाद है जो है उसमें क्या इंक्लूड नहीं है। तो यूएस में क्या है कि सिटीजनशिप होता है, ड्यूअल सिटीजनशिप, स्टेट का अलग सेंटर का अलग, इसको मैं अच्छे से किसी में समझाऊंगा। तो यहाँ क्या है, भारतीय संघवाद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो ड्यूअल सिटीजनशिप शामिल नहीं है, याद रखिएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन था, मैंने बस फॉर्म कर दिया ताकि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एक इक्वेशन दिया हुआ था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पूछा था ये कौन सा, जो गति का जो नियम दिया गया था, 3 गति का नियम दिया गया था, ठीक है। आपका इक्वेशन बिलोंग टू विच लॉ ऑफ मोशन, 3 दिया गया था। तो पूछा गया था ये कौन सा है, तो ये दूसरे नंबर का है। देखो 3 दिया गया था, मैं अच्छा से समझा चुका हूँ ये सब चीज़ को। पहला जो था v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, क्या होता है v प्लस यू प्लस ए टी। सेकेंड होता है s इक्वल टू यू टू प्लस ए, और तीसरा जो होता है आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक तीसरा इक्वेशन जो है आपका ये है, ठीक है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। पहला ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है, याद रहेगा। इसका क्या कैसे मतलब है, ये सब चीज़ हम समझ आ चुके हैं। तो ये वाला इक्वेशन दिया हुआ था, तो ये सेकेंड वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। बस एनालिसिस वाला अगर वीडियो अगर आपने साइंस का देखा है, PYQ और स्पीडी बस हो गया, और उससे ज़्यादा कुछ आया नहीं। एक था रायका चारवा ट्राइब, जो ये बेसिकली कहाँ मिलता है, तो रायका चारवा ट्राइब जो है, ट्राइब वाला देख लीजिएगा, स्टैटिक जीके का जो ट्रिक वाला वीडियो होगा उसमें आपका डाला हुआ है रायका चारवा, इसको लिख लीजिएगा, रायका चारवा, ये छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है। 37, 38, ठीक है। देखिए जो बाबर जो है 3 वार किया था, अगेन ये भी आपको घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। बाबर जो था 3 वार किया था। 21 अप्रैल आपका 1526 को स्टार्ट करता है, सबसे पहले वो इब्राहिम लोदी को हराता है बैटल ऑफ पानीपत प्रथम में। उसके बाद होता है बैटल ऑफ खानवा 1927 बोलो 1527, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत सबसे पहले होता है 1526 में होता है बैटल ऑफ पानीपत प्रथम, इब्राहिम लोदी को ये हराता है। दूसरा जो होता है 1527 बैटल ऑफ खानवा, जिसमें आपको राणा संगा को हराता है। उसके बाद 1527 के बाद 1528 मेदिनी राय को हराता है चंदेरी के युद्ध में। और लास्ट जो होता है 1529, जिसमें आपको अफगान को हराता है बैटल ऑफ घाघरा में, ठीक है, घग्गर या घाघरा। तो पूछा था कि बाबर ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में हराया था, तो 1529 बैटल ऑफ घाघर, और इसी के बाद ही इनका देहांत भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हु लीड दी 18, ये भी चीज़ मैं समझा चुका हूँ। जो 1857 का जो रिवॉल्ट था, हर जगह से अलग अलग लोग लड़े थे। जो मेन नाम जो आता है बिहार से, वो आता है बाबू कुंवर सिंह का नाम आता है, ठीक है। और कुंवर सिंह का जब देहांत हो जाता है, तो उनके बाद जो उनका जो 1857 का जो रिवॉल्ट है, इसको आगे लेके कौन जाते हैं, तो उनका भाई होता है, और जिनका नाम होता है, तो वही पूछा है कि कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार 1857 का विद्रोह किसने संभाला था, तो कुंवर सिंह जो होते हैं, उनका भाई का नाम होता है अमर सिंह होता है। ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद गोगा बिल, ये सब मैं करवा चुका हूं, ठीक है। गोगा बिल बहुत अच्छे से, बिल में हाथ डालोगे तो काट लेगा, मैंने बताया था बिल में हाथ डालोगे तो काट लेगा। तो गोगा बिल जलप्रपात बिहार के किस राज्य में है, मतलब किस जिले में है, तो मैंने आपको करवाया था, ये था आपका कटिहार में है, ठीक है, याद रहेगा। सब डिस्कस करने का ये नहीं, क्योंकि ये सब बहुत बार कर चुके हैं। उसके बाद देखो एक था लिंग्विस्टिक सोसाइटी, लिंगुअल सोसाइटी बुक था आई थिंक, ठीक है,
कि उसको किसने लिखा था, वो चीज़ समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली, ठीक है। अब जो किसने भेजा था वो क्या लिखना चाह रहे थे, तो एक जो था कि लिंग्विस्टिक सोसाइटी बना था भारत में, तो लिंग्विस्टिक सोसाइटी कब बना था, लिंगुअल सोसाइटी बुक लिखा हुआ था, तो ऐसा कुछ मिला नहीं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमको समझ नहीं आया उस समय, ठीक है। तो बट ये हमने पढ़ा हुआ है कि लिंग्विस्टिक सोसाइटी जो बना था ये कब बना था, तो 1928 में, तो ये जरूर याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक सोसाइटी 1928 याद रखिएगा। एक था तारिक ए रसीदी, ये देखो अगेन जितना बुक मैंने आपको करवाया प्लीज पढ़ के जाइएगा, उसी में से तारिक ए रसीदी, तो तारिक ए रसीदी जो लिखा गया था मिर्जा मोहम्मद हैदर के द्वारा, मिर्जा मोहम्मद हैदर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद था राफेल नडाल, ठीक है। राफेल नडाल किस गेम से बहुत बार हमने बता चुका है, ठीक है। मैं बार बार कितनी बार करंट में रटा चुका कि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे, ये लॉन्ग टेनिस खेलते थे, और ये जो किस देश के थे, तो ये थे आपके स्पेन के थे, आपको अच्छे से याद रखना है। इसी तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि रॉजर फेडर जो थे वो किस देश से थे, तो रॉजर फेडर जो थे आपको अच्छे से याद रखना है वो किस देश से थे, तो वो थे आपके स्विट्जरलैंड से थे, याद रखिएगा। सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम, ये सब रिटायर हो चुके हैं, ये किससे थे, तो ये यूएस की रहने वाली थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ग्रैंड स्लैम अभी जितना मैंने पढ़ा है प्लीज पढ़ के जाइएगा, तो ये राफेल नडाल वहाँ का हो जाएंगे, ठीक है। इसमें करना था डिजीज, ठीक है। आई पे 2 आया हुआ था, आई पे एक तो ये जैसे कि कोर्निया हो गया, तो कोर्निया क्या होता है, सब जो आगे वाला जो भाग होता है हमारा, ठीक है, पारदर्शी वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, कोर्निया। तो मैच करने आया हुआ था कि कोर्निया क्या है, आइरिस क्या है, तो एक क्वेश्चन उस तरीके से है, तो ये सब चीज़ आपको पढ़ाया हुआ है। जैसे कि हमारा कलर ऑफ द आई जो होता है किस पे डिपेंड करता है, तो आइरिस पे। आइरिस का और काम क्या है, तो आंख में कितना आपका लाइट जाएगा वो भी आइरिस डिसाइड करता है। कैसे, आपका जो प्यूपिल होता है, जो पुतली होता है, उसको कम ज़्यादा करके, तो प्यूपिल को कम ज़्यादा कौन करता है, तो आइरिस करता है, और उसके थ्रू क्या करता है, वो आपका आंख में कितना लाइट जाएगा वो डिसाइड करता है। जैसे कि आप धूप में जाते हो तो क्या आता है, आंख क्या होता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, तो छोटा, ये सब कैसे होता है, वो कम ज़्यादा करता है, आइरिस करता है, प्यूपिल को कम ज़्यादा करता है। आइरिस के बारे में पूछ लिया था। कोर्निया जो बाहरी परत होता है, सबसे बाहर वाला जो ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पारदर्शी वाला पार्ट होता है वो होता है। रेटिना, रेटिना क्या होता है, जिसपे आपका इमेज बनता है। रेटिना जो जैसे कि जो आपका कैमरा होता है, जैसे कि फिल्म होता है, उसी तरीके से आंख में क्या होता है, हमारा रेटिना होता है, और इसमें कौन सा लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस होता है। तो एक तो वो था, और एक था आपको जैसे कि मायोपिया क्या है, तो मायोपिया में क्या होता है, जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, आपका सामने का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, नियर साइटनेस में क्या होता है, सामने का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर का दिखाई देता है, सामने का दिखाई नहीं देता है। इसको ठीक कैसे करते हैं, तो मायोपिया में कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस लगाते हैं, और आपका हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और एक होता है प्रेसोबायोपिया, ना दूर का दिखता है ना सामने का दिखता है, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, बाईफोकल लेंस लगाते हैं, ठीक है। और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म, तो एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए क्या होता है, तो उसमें हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, सब किससे रिलेटेड है, तो ये आपका आंख से रिलेटेड बीमारी है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। एक चीज़ याद रखना, जैसे कि मैं मायोपिया बोलता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन अभी थोड़ा ट्विस्ट किया गया कहीं कहीं। जैसे मायोपिया में क्या होता है, जो फोकल दूरी होता है, याद रखिएगा, मायोपिया में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं रेटिना ड्रॉ करता हूँ, तो इमेज जो बनना चाहिए, प्रतिबिंब जो बनना चाहिए रेटिना पे बनना चाहिए, बट जो मायोपिया में क्या होता है, पहले ही बन जाता है। मायोपिया में बनना यहाँ चाहिए, बन गया यहीं, रेटिना पे बनना चाहिए था, तब ना रेटिना क्या भेजेगा, ये ऑप्टिक नर्व से लेके फिर से वो आपका क्या करेगा, आपका ब्रेन तक भेजेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मायोपिया में पहले बन जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये जो रेटिना है, रेटिना के बाद बन जाता है, ठीक है। मायोपिया में पहले, हाइपरमेट्रोपिया में बाद में। मायोपिया में ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, मायोपिया में फोकल दूरी जो है ये घट जाता है। फोकल दूरी, आंख का जो फोकल दूरी है वो घट जाता है। फोकल दूरी जैसे ही घटता है, इसका पावर ऑफ लेंस जो है बढ़ जाएगा, पावर ऑफ लेंस। तो याद रखिएगा मायोपिया में पावर ऑफ लेंस बढ़ जाता है, फोकल दूरी घट जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में पावर ऑफ द लेंस जो है घट जाएगा और फोकल दूरी बढ़ जाएगा, ठीक है। कम से कम ये सब चीज़ दिमाग में रखना है। ऐसे बहुत चीज़ है बट अभी तो सब कर नहीं सकेंगे, नहीं तो इसी में लग जाएगा। देखिए उसके बाद है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग। ग्राम सभा के बारे में आपको जो अभी जो एग्जाम हुआ था बीएसएससी का, उसमें भी पूछा गया था। ग्राम सभा के बारे में फिर से मैं शॉर्ट नोट से दे दूंगा। ग्राम सभा क्या होता है, सबसे पहले समझिए, आपका जितने भी लोग गांव में हैं, ठीक है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है,
ठीक है, वो 18 प्लस ही होंगे। ठीक है, वोटर लिस्ट में है वो ग्राम सभा के मेंबर हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, ग्राम सभा जो होता है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ये परमानेंट क्या है आपका, परमानेंट क्या है, सभा है बोल सकते हो। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? हमेशा याद रखना, जो आपका पंचायती राज सिस्टम है, जैसे कि पंचायती राज मुखिया का इलेक्शन होता है हर 5 साल के बाद, बट जो ग्राम सभा के जो मेंबर हैं उनका इलेक्शन नहीं होता है। जो मेंबर हैं, ठीक है, जैसे मैं अगर 18 साल का हूं और मेरे पास वोटर आईडी है, मैं ग्राम सभा का मेंबर हूं, ये परमानेंट है, इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता है। बट पंचायती राज जो सिस्टम है, जैसे वार्ड का हो गया, मुखिया का हो गया, सबका इलेक्शन होगा। तो पंचायती राज सिस्टम याद रखिए, स्पेशली पंचायत का बात करेंगे तो वो क्या है, वो आपका परमानेंट बॉडी नहीं है, पर ग्राम सभा परमानेंट बॉडी है, याद रखिएगा। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन सा इसमें गलत है? ठीक है, इसमें सभी वयस्क ग्रामीण शामिल होते हैं। ठीक है, क्या ये सही है? ये पंचायत की निगरानी करता है, क्या ये सही है? इट इज ए परमानेंट संस्थान, क्या ये सही है? इट इज इलेक्टेड बाय, मतलब ये निर्वाचन के द्वारा इलेक्ट होते हैं। देखिए, इसमें सभी वयस्क शामिल, ऐसा नहीं है, उसका वोटर लिस्ट भी होना चाहिए। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? ठीक है, रॉन्ग कौन सा है ये बोला है, तो देखो इसमें और अच्छा सा ऑप्शन बनाया जा सकता था। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, वो एडल्ट होगा, तो जरूरी नहीं है कि एडल्ट है तो उसमें शामिल हो ही जाएगा, उसके पास वोटर लिस्ट भी होना चाहिए, वोटर लिस्ट में उसका नाम, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, इट सुपरवाइज पंचायत, बिल्कुल सही है, पंचायत में सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही बेसिकली डिस्कस होता है ग्राम सभा में, और आप लोग भी जाते होंगे, तो ये भी सही है। ठीक है, इट इज ए परमानेंट बॉडी, तो ये भी बिल्कुल सही है, परमानेंट बॉडी है, ऐसा तो है नहीं कि इस साल आप ग्राम सभा का मेंबर और अगले साल नहीं रहोगे, ये भी बिल्कुल सही है। इट इज इलेक्टेड बाय, यह निर्वाचित किया जाता है, तो ये गलत है, इसमें कोई भी निर्वाचन का बात नहीं होता है। तो इसको अच्छे से समझिएगा, जो भी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आता है उसको आप जरूर देखें, चाहे वो कोई भी एग्जाम का हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, महिलाओं लोग को आपको देखते होंगे हर गांव में समूह चलता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का बात किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? इसका बहुत सारा रीजन है, बहुत सारे ऑप्शन में चीजें थी, वोमेन को इंपावर करने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड वोमेन इंपावरमेंट। तो क्वेश्चन ये समझ के रखना कि जो आसपास चीज हो रहा है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से आ गया। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप में करवा चुका हूं। ठीक है, जैसे कि जो आपका खरीफ क्रॉप होता है वो बेसिकली क्या होता है, गर्मी के महीने में, इसलिए इसको ग्रीष्मकालीन आपका फसल भी बोलते हैं, गर्म के महीने में लगाया जाता है। ठीक है, बारिश वारिश होता है, जून जुलाई का महीना होता है, फिर से नवंबर दिसंबर में इसको काटा जाता है। जैसे कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका पेडी, यानी कि आपका धान, तो धान इसका हो जाएगा। जैसे कि वीट हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, ये रबी क्रॉप है, रबी, और इसको क्या बोला जाता है, ये शीतकालीन फसल है, क्योंकि ठंड के मौसम में ये लगाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा, तो पैडी हो जाएगा इसका। उसके बाद है आपका, हमने यहाँ क्वेश्चन थोड़ा इजी कर दिया, वहां कूट बेसिस में था, स्टेटमेंट बेसिस में, आप समझो इस चीज को, बट वही चीज है जो आपको टॉपिक बताया गया है। बिफोर इंडिपेंडेंस, कितनी बार मैंने क्वेश्चन, कितनी बार बोला होगा, बोलो अगर देख रहे हो मुझे, ठीक है, कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने बताया, क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि रेलवे का क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? मैंने बताया था कौन सा, 26 जनवरी को, ठीक है, एज ए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था आपका आज़ादी से पहले। इसका पूरा हिस्ट्री मैंने समझाया था, ऐसा क्यों, तो आपका यह है 26 जनवरी। ठीक है, उसके बाद है आपका What टाइप ऑफ ए बॉन्ड इज फाउंड, अब बताओ कार्बन में। इससे पहले अभी आपका FR बॉन्डिंग एकदम पढ़ के जाना, रिएक्शन एकदम पढ़ के जाना, बहुत अच्छे से बॉन्डिंग रिएक्शन ये सब बताया हुआ है। देखो इससे पहले एग्जाम में क्या, देखो हमने बताया था जो भी, जब जैसे कि कार्बन एंड कार्बन, ठीक है, कार्बन देखो हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन का कितना परमाणु संख्या है, 6, 2 तो अंदर में आ जाएगा, बाहर में 4 आ जाएगा, तो मतलब क्या होगा, 4 वो ले भी सकता है, 4 वो दे भी सकता है, इसलिए 4 शेयर कर लेता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा वो क्या होगा, हमें हमेशा हमने कहा है इलेक्ट्रॉन का शेयर जब भी होगा वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसको बहुत अच्छे से समझा चुका है। सहसंयोजी बंधन क्या होगा, यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, प्लीज जाके देखा कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयर होता है। ठीक है, उसके बाद है मेटेलिक बॉन्ड, या इसको आप बोल सकते हैं आयोनिक बॉन्ड, इसमें क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जैसे NaCl, सोडियम क्या करेगा, इसको एक ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का भी समझाया।
ठीक है, तो समझ में आया। तो इसमें क्या होगा, कार्बन में क्या होगा, तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए I इक्वल टू क्या होता है आपका Q/T होता है। डेट मीन्स I क्या है, आपका आवेश है, डेट मीन्स चार्ज है। चार्ज क्या कर रहा है, देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो सिंपल है, इसको हम लोग करंट कहते हैं, क्योंकि करंट जो होता है जिसको हम लोग एम्पियर में लिखते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका क्या, ये है आपका आवेश, डेट मीन्स आपका चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। टी क्या है, टाइम। टाइम को क्या लिखते हैं, सेकंड में। तो आपका चार्ज बाय सेकंड जो होता है वो आपका करंट देता है। और 1 एम्पियर करंट के लिए कम से कम आपको कितना इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा, तो 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है आपको पास करना पड़ेगा। 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आपको पास करना पड़ेगा, तब आपका 1 एम्पियर करंट जो होगा वो पास होगा। तो इसका यही है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो यह है आपका करंट कहते हैं। ठीक है, सब चीज करवाया हुआ है।